दिलों को तोड़ने वालों तुम्हें किसी से क्या, दिलों को तोड़ने वालों तुम्हें किसी से क्या, मिलो तो आंख चुरा लो तुम्हें किसी से क्या। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उन खबरों से एक एक कर हम आपको जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश दुनिया में, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या हो रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आप अपडेट रह सकें। आइए आपको लिए चलते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हमारे पास खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली जाने से रोका गया और चुनाव प्रचार से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अखिलेश यादव अपने हेलीकॉप्टर के साथ खड़े हैं। अब हमारे संवाददाता ने बातचीत की भाजपा के उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी, उनका क्या कहना है हम आपको बताएंगे। उनका कहना है कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे ना समझ लगते हैं, इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की अथॉरिटी नहीं है हेलीकॉप्टर रोकने की, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, हेलीकॉप्टर रोकने की अथॉरिटी एटीसी की है। आइए देखते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, ट्वीट किया है कि हमारे चापर को रोक दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का तुरंत यहां से चापर ने उड़ान भरा है। उनका साफ था कि चुनाव प्रचार करने से हमको रोका जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव मुझे लगता पढ़े लिखे ना समझदार आदमी है। इस सब की क्लियरेंस एटीसी देता है। एक जहाज उड़ने के बाद उधर से जहाज उतर रहा है, कौन जाएगा, किसका नंबर किस नंबर पे है, ये एटीसी तय करता है, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती। मुझे लगता है कि इतना पढ़ लिखने के बाद इस तरह की बात करना ना समझे। पश्चिम बंगाल के 4 नगर निगमों का चुनाव होना है 12 फरवरी को। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी 12 तारीख को हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी शुरू हो गई है। आज पुलिस के जवानों ने विभिन्न इलाकों में जाकर रूट मार्च किया, फ्लैग मार्च किया और लोगों से बातचीत की। इसके पीछे मकसद ये है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्रों तक पहुंचें और मताधिकार का प्रयोग करें। इनका यह मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें। इसे देखते हुए आज रूट मार्च किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस के जवानों ने लोगों में शांति बहाल करने की कोशिश की। हाँ ठीक है। आइए सर। हाँ ठीक है सर। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। लोग जनता को रिझाने में लगे हुए हैं, विभिन्न दलों के प्रार्थी अपने अपने तरीके से। और इसी के बीच हमारे पास खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की आसनसोल साउथ की विधायक अग्निमित्रा पाल भी अपने प्रार्थियों के समर्थन में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, विभिन्न वार्डों में जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज जब वह वार्ड नंबर 56 में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के शरीर पर टीएमसी का पताका लगाया गया है, टीएमसी के झंडे से उसे बांधा गया है। यह देखकर उन्होंने कुत्ते को पकड़ा और उसके शरीर पर लगाए गए टीएमसी के पताके को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अन्याय है, नाइंसाफी है, किसी भी जानवर को
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कि अग्निमित्रा पाल ने क्या कहा और इसके बाद हमारे संवाददाता ने टीएमसी का पक्ष भी लिया। टीएमसी के प्रार्थी अशोक रुद्रा से भी बातचीत की। अशोक रुद्रा ने क्या कहा और अग्निमित्रा पाल का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। कार्ड दिया था ना, अभी ना बोले करने के लिए भैया था। देखो देखो माँ बैठी दीदी একটু দেখি दीदी ওই পাশে কি দাও टाइगर को लेके आए, टाइगर को अग्निमित्रा पाल आपसे अनुरोध करने के लिए आपको द्वार तक आई है, आपसे अनुरोध करती है। आगे आगे करो ना, विद्युत आगे करो ना, टोटो आगे। पैर का नीचे आ गया लागते तो पाय नीचे चले 2026 चल हम लोग लेने हैं। পড়ালোটা কে জামাটা কে পড়ালো? ওর নামও আছে টাইগার না। ওই পতাকা যে লাগানো ছিল কুকুরের গায়ে, সেটা নিয়ে কি হয়েছে আপনার? আসলে দেখুন, তারা বিরোধী হতে পারে, টিএমসি আমাদের বিরোধী, কিন্তু আমাদের দল বরাবরই আমাদের কাছে, আমার কাছে পতাকা, আমার দলের পতাকা আমার কাছে আমার ভগবানের মতো। আমার দলের পতাকার যে পদ্মফুল আমার কাছে পূজনীয়। সেখানে আমাকে দল শিখিয়েছে যে অন্য দল বিরোধী হতে পারে টিএমসি, কিন্তু সেও কিন্তু আমার কাছে সম্মানের জায়গায়। টিএমসি বিজেপিকে সম্মান না দিতে পারে, কিন্তু বিজেপি কিন্তু সবসময়তেই দল হিসেবে টিএমসিকে সম্মান দেবে, টিএমসির পতাকাকে সম্মান দেবে। আমি পশু পাখি খুবই ভালোবাসি এবং আজকে যখন দেখলাম যে কুকুরটার গায়ে এইভাবে বেঁধে রেখে দিয়েছে, হয়তো কোনো বাচ্চাই করেছে, কিন্তু সেইখানকার তৃণমূলের নেতৃত্ব তো এটা দেখা দরকার। একটা কুকুরের গায়ে টিএমসির ফ্ল্যাগ বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে, অথচ সবাই কি নির্বিকার। মানে আমি জানি যে টিএমসির কোনো নীতি আদর্শ নেই, কিন্তু তাই বলে দলের পতাকাকে একটা কুকুরের গায়ে এভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দেবেন? যাই জন্য আমি আবার ফিরে গেলাম, মনটা ভীষণ খচখচ করছিল, বেরিয়ে গেছিলাম ওখান থেকে। আবার ফিরে গিয়ে কুকুরটাকে দেখলাম সেই জামাটা পরে রয়েছে, পতাকাটা পরে, ওটাকে খুলে দিয়ে একটা বাড়ি ছিল, ওর বাড়ির ছাদে ভাঁজ করে দিয়ে রেখে এসেছি আর কি। মানে এগুলো তো শিক্ষা পেয়েছি ছোটবেলা থেকে, এবং দলও এটাই শিক্ষা দিয়েছে। বিরোধী যে কেউ হতে পারে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার বিরোধী, কিন্তু ওই চেয়ারটাকে সম্মান করি। আজকে দেখা গেছে অগ্নিমিত্রা পাল প্রচার করছিল, সেই সময় একটা কুকুরের গায়ে তৃণমূলের পতাকা দেখা গেছে লাগানো ছিল। কোথায়? 56 নম্বর ওয়ার্ডে। হ্যাঁ, সেই জায়গায় তিনি কুকুরটাকে আদর করেছেন এবং তিনি বলেছেন 2026-এ এই অবস্থা হবে এই দলের। হ্যাঁ, এবং তার ছাড়াও তিনি বলেছেন এরা যোগ দিতে আসছে কুকুর, এবং পরে ক্ষেত্রে উনি গিয়ে তার কুকুরের গা থেকে পতাকা খুলে রেখে দিয়েছেন ভালোভাবে। প্রথম কথা হচ্ছে উনি যেটা বলেছেন সেটা থেকে ওনার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় ব্যাপার যদি বলে থাকেন যে এই মানে কুকুর বা সারমেয় যোগ দিতে আসছে, তাহলে এটাও কুকুর কিন্তু খুব বিশ্বস্ত প্রাণী। কুকুর কিন্তু খুব বিশ্বস্ত প্রাণী। তারা এটাও জানে যে কোন মানুষ ভালো, কোন মানুষ মন্দ। আর উনি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, যেভাবে বিধানসভাতে ওনার দলের অবস্থা হয়েছে, ঠিক একই জিনিস আসানসোল পৌর নিগম সহ আগামী দিনে যেখানে যেখানে নির্বাচন হবে 12 এবং 27 তারিখে উনি টের পাবেন মানুষ কাদের সাথে আছে।
আপনি এই যে পতাকা লাগানো এইরকম করা কীরকম চোখে দেখছেন? এখন দেখুন, আমি তো জানি না, আর এই ধরনের বদমাশি আমি বলবো এটা যে লাগিয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে লাগিয়েছে, এটা তৃণমূলের কেউ লাগাবে না, এটা বিরোধীদেরই কাজ। উনি যখন প্রচারে গেছেন তখনই ওই জিনিসটা হয়েছে, মানে এখান থেকে তো বোঝা যাচ্ছে এটা ওনার দলই এর সাথে যুক্ত আছে। হঠাৎ করে ওই সময় আপনারা বলছেন একটা কুকুরের গায়ে পতাকা, কুকুর ওখানে এলো, আগে নেই পরে নেই, এই ধরনের ঘটনা আগেও কখনো হয়নি। উনি বলছেন যে আপনারা আপনাদের দলের পতাকা সম্মান করতে পারেন না। আমাদের দলের পতাকা তো আমরা নিশ্চিতভাবে সম্মান করি, কিন্তু এখন দেখতে হবে এই যে ঘটনাটা ঘটেছে, এই নক্কারজনক ঘটনাটা কারা ঘটিয়েছে, এবং আমরা যা বুঝতে পারছি এটা কিন্তু ওনাদেরই কাজ। बीमा कर्मचारियों ने आसनसोल में 1 दिवसीय हड़ताल किया। विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने हड़ताल किया और इनकी क्या मांगे हैं, इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने एक अधिकारी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं, काफी अरसे से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। विशेषकर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को लेकर ये लगातार विरोध कर रहे हैं और भी कई तरह की मांगे हैं। इस संदर्भ में हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की एक आंदोलनकारी से। 1992 সালে যাদের জন্ম তারা রিটায়ার করবে 2052 সালে, এবং 29 বছরের যখন 2052 সালে রিটায়ারমেন্ট হবে তখন তারা বর্তমানের যে 8% হিসাব, সেই 8%-এর হিসাব ধরলে আমরা জানি যারা 95-এর পেনশন স্কিম চালুর আন্ডারে আছেন তারা বর্তমানেরই যে দর সেই দরে 40,041 টাকা পেনশন পান। আজকে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বীমার একদিনের ধর্মঘট আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াই আন্দোলন ছিল। আজ প্রায় 54 মাস অতিক্রান্ত। আমাদের চার্টার অফ ডিমান্ডসের যে দাবি 2017 সালের 1 আগস্ট থেকে যেটা ডিউ হয়েছে, ইতিপূর্বে আমাদের কখনো এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি যে 54 মাস আমাদের নিজস্ব যে বেতনক্রম সংশোধন তার জন্য 54 মাস অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। আমাদের আরও যে দাবি, রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থার বেলগ্নিকরণের যে চক্রান্ত এবং প্রাইভেটাইজেশনের যে চক্রান্ত, আমরা তার বিরুদ্ধে আজকে রাস্তায় নেমেছি। আজকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্রায়ত্ত যে 4টি বীমা সংস্থা, ন্যাশনাল, নিউ ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল এবং ইউনাইটেড ইন্ডিয়া, তার একদিনের ধর্মঘট আমরা ইতিপূর্বে 1 ঘন্টা ধর্মঘটও করেছি। এবং আমাদের যতদিন আমরা এই দাবি থেকে না জিততে পারছি, আমরা এই লড়াই আন্দোলনের আগামী দিনে আরও বৃহত্তর লড়াই আন্দোলনের সাথী হব। আমাদের আরও যে দাবি, যে আমাদের একই শিল্পে 2 রকমের পেনশন ব্যবস্থা আছে। নতুন যারা রিক্রুটমেন্ট হয়েছে তাদের 95-এর পেনশন স্কিম থেকে বঞ্চিত, তারা এনপিএসের আন্ডারে আছে, এবং যারা এনপিএসের আন্ডারে আছে তাদের জন্য এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন যেটা 14% করার আমরা দাবি রেখেছি। আমরা এটা রাখি যে একই শিল্পে একই ব্যবস্থাপনা সব বজায় থাকুক। আমরা ইতিপূর্বে আনন্দিত হয়েছিলাম, উৎফুল্লিত হয়েছিলাম যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমরা চৌকিদার হিসাবে আমরা সমস্ত দেশকে রক্ষা করব এবং দেশের যে সম্পদ তা রক্ষা করব। কিন্তু আমরা দেখছি তার কথা এবং কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আমরা প্রত্যেকেই একটা আতঙ্কের মধ্যে ভুগছি যে আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, আমাদের পরিবার পথে বসবে। এবং শুধু আমরা না, আমরা চাই আরও যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যারা আছে, আমরা সবাইকার আন্দোলনে সামিল হব এবং তারাও আমাদের সাথে আমাদের লড়াই আন্দোলনে সামিল হবে, এই আশা রেখে আমরা আজকের যে একদিনের ধর্মঘট, আগামী দিনে আরও 2 দিন 3 দিন দরকার পড়ে 1 সপ্তাহ ধর্মঘট আমরা করব আগামী দিনে, যতদিন না আমরা দাবি দেওয়া থেকে আমরা ছিনিয়ে আনতে পারছি। আমার নাম সুকৃতিশ নন্দী, আমি এই আসানসোল বেস কমিটি সেক্রেটারি।
आसनसोल के चांदमारी और आसपास के इलाकों में रेलवे की जमीन पर रहने वाले लोगों को नोटिस भेज दी गई है रेलवे की तरफ से और उन्हें क्वार्टर खाली करने को कहा गया है। इसके बाद से हड़कंप मच गया है आसनसोल के चांदमारी और आसपास के इलाके में। आपको बता दूं कि यहां रेलवे का इलाका है और रेलवे के इलाके में बहुत सारे लोग रेलवे के आवासों में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं। इसे देखते हुए रेलवे की तरफ से नोटिस भेज दी गई। इसके बाद यहां इन क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। इसी के बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता और तृणमूल कांग्रेस की प्रार्थी सीके रेशमा भी पहुंची। उन्होंने कहा कि रेलवे को इस पर विचार करना चाहिए। ये गरीब लोग हैं और इनके रहने की व्यवस्था को लेकर खास तौर से विचार किया जाना चाहिए। आदमी का बात होना चाहिए कि उसको रहने देना, घर चाहिए। यहाँ पे राजनीति होना ही नहीं चाहिए। यहाँ 5 साल तक काम नहीं किया, ऐसा नहीं भैया आप बोले हैं यहाँ पर ही भैया आप वहाँ पर ही बोले हैं। आप काहे ला बीच में बोल रहे हैं? हम जब ये वाला बात बोल रहे थे आप काहे बोल रहे हैं? आप मत बोलिए वाला बात तो मारे। हाँ हमसे कुछ हो गया नहीं सर, हम कुछ किया आपको? ठीक है हम आपको मारे इसको सर, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मेरी बात मानेंगे? कचरा हो रहा नहीं समझ में आ रहा कि नहीं दीदी? देखिए हम तो बचपन से ही देख रहे हैं इस तरह से लोग रह रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कुछ रेलवे क्वार्टर्स भी अलॉटेड है, वहाँ पे भी पानी का सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो इसको एकदम अनाथ जैसे छोड़ दिया गया है। रेल सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में है। ये हम लोग कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं बोल रहे, हम लोग इंसानियत के हिसाब से बोल रहे हैं। हम लोग को कहीं जितने भी लोग हैं सिर्फ अपील कर रहे हैं कि हमें सेटल कीजिए, और जहाँ सेटल कीजिएगा हमसे जो बन पड़ेगा, छोटा छोटा जो भी अमाउंट है वो हम लोग करेंगे। कहीं बसा दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग जो करना कीजिए। आपको नोटिस भी नहीं देना है, आप तोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग को कहीं बसा दीजिए। आपके पास हिसाब है, आप जब नोटिस दे रहे हो सबके घर में, आपके पास हिसाब है कि कितने लोग, कितने आदमी यहाँ रहते हैं, है कि नहीं? नाम भी पता है, तो और क्या चाहिए? बस यही अपील है। मैं इनके रिप्रेजेंटेटिव होके इनके लिए ये लड़ना चाहती हूँ, बस। আমাদের কোয়ার্টার ভাঙার জন্য নোটিশ দেয় এখানে। আর সব সময় সকাল সকাল এসে বলে কি এখানে কোয়ার্টার সাইন করতে বলছে। বলছি না আমি সাইন করব না। কিসের জন্য বলছে? সাইন করে তো আগে বলবে তবে তো। তো বলছে না এটা কোয়ার্টার ভাঙার জন্য। তো কোয়ার্টার যেখানে ভাঙবে তখন কিছু আমাদের মানে থাকার ব্যবস্থা করবে তবে তো। ব্যবস্থা কিছু করে না, শুধু বলছে কোয়ার্টার ভাঙা। আর একবার আমাদের ডিআরএম অফিসে আমাদেরকে ডেকেছিল, আমরা গেলাম ওখানে। তো আমরা ওখানে একবার গেলাম, তখন বলছে না আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতেই দিল না। বৃষ্টির মধ্যে আমরা গিয়েছিলাম, ভিজে ভিজে অনেক কেউ গিয়েছিলাম ওখানে। তো আমাদের ওখানে ঢুকতে দিল না। বারবার বলছে তোমরা ওখানে যে কোনো কথাবার্তা করো। যাচ্ছি তো আমাদের কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না ওখানে। যখন আপনাদের কোনো কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছে না, এর পরবর্তীকালে আপনারা কি করবেন? এবার আমাদের বলছে কি ডাকবে, আমরা আবার যাবো। ठीक है
আমরা কথা বলেছিলাম এখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে এবং যে বিষয়টা হচ্ছে যারা এই কোয়ার্টারে রয়েছে जबकि उधर सब सही हो गया है और यहाँ पे मतलब रूलिंग पार्टी में तमाशा करते हैं, वोट के लिए तमाशा। मिथिलेश क्या बोला दीजिए इनको सब सही दिखाइए, रूलिंग पार्टी ये सब करवा रहा है, सब हायर अथॉरिटी को पता रहना चाहिए। देखिए हम लोग तो आज क्या है नोटिस पे नोटिस आते जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक ऑफिशियल डेकोरम हो गया कि नोटिस हर 6 महीना बाद छोड़ देना है। जो भी ऑफिसर्स वहाँ कुर्सी में बैठे हैं वो बोलेंगे कि हाँ हम नोटिस सर्व कर दिए, लेकिन हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए, ये लोगों की आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि हमें कहीं पे सेटल कीजिए। आप जहाँ पे भी हमें BPL कुछ भी दीजिएगा हम लोग उसका हम लोग देंगे। जो छोटा बहुत जो भी इनकम करते हैं, हम अगर सारा दिन में 200 रुपये इनकम करते तो हम 2 रुपया देंगे। इस हिसाब से हमें एक सर पे छत दीजिए, यही अपील है। क्योंकि हम लोग भी कितना दिन जिए, बोलिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सही से सैनिटाइजेशन नहीं है, सब कुछ किस तरह से जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना भी फिर भी क्वार्टर 1200 से 1500 फैमिली, और उनके पास वो हिसाब है क्योंकि नोटिस जब आते हैं ना एकदम बंडल वो लेके आ रहे हैं सब नाम, तो उनके पास यही अपील है कि आप जब नोटिस बना रहे हो फलाना के नाम से, तो वो नोटिस जब आपके पास है, इतना आदमी का नोटिस बन रहा है, तो आप काइंडली उतना आदमी के लिए एक व्यवस्था कीजिए। आप जल्दी से दे रहे हो, किसी कंपनी को बेच दे रहे हो, तो हमारा भी व्यवस्था कीजिए। बेच दिए कंपनी अब समझेगा, ऐसा तो नहीं। उस कंपनी को भी रिक्वेस्ट है, रेलवे को भी रिक्वेस्ट है, पहले हम लोग को कहीं पे बसा दीजिए। हम लोग उसके लिए थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके, जो BPL कैटेगरी में हम लोग है, हम लोग थोड़ा बहुत भी अपना छत के लिए दे पाएंगे, है कि नहीं दीदी?